हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज से हम लोग पेपर नंबर 20 जो है सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इस यूट्यूब चैनल पर पूरा कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर दूंगा, जो कि यू कैन से दैट विल रिमेन इन यूट्यूब। ओके, आई विल नॉट डिलीट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस इवन दो। तो जो लोग भी दोज हु आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैन वॉच और कैन टेक द बेनिफिट ऑफ फुल कोर्स। पेपर नंबर 19 जो है वो भी मैंने करा दिया है। जो मैंने कराया था वो मैंने कराया था। अब जो है इंस्टीट्यूट की बुक जो है वो अपडेट हो चुकी है। अप्रैल, यू कैन सी दैट इफ यू सी द एवरी बुक, सो इट इज मेंशन्ड दैट यू कैन आल्सो सी दिस पेपर नंबर 20 लेटेस्ट वन जनवरी 2022। बट मैंने जो पेपर नंबर 19 पढ़ाया था वो अप्रैल 2021 वाला पढ़ाया था। मैंने फिर दोबारा चेक किया क्योंकि स्टूडेंट्स का था कि बुक चेंज हो गई है। मैंने देखा है, अगर आप देखेंगे तो जो स्टडी नोट है ऑलमोस्ट लगभग वही सब के सब सेम है। तो वही लेक्चर्स जो है आपके लिए यूज हो जाएंगे। ओके, तो अब हम जो है, लेकिन अब तक जब हम पेपर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं तो जो स्टडी मॉड्यूल हमारा अपडेट जो है अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे। अब हम करेंगे पेपर नंबर 20। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मैं करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। पेपर नंबर 20 क्या है, दो पोर्शन में बटा हुआ है, इसको देखते हैं हम। पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 50 मार्क का, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सअप है। हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल थोड़े कम है, थ्योरी ज्यादा पोर्शन में। बिजनेस वैल्यूएशन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, बट प्रैक्टिकल जो है वो बिजनेस वैल्यूएशन में ज्यादा आता है। अगर हम बात करते हैं जो एसपीएम है, हम बोल सकते हैं मोर थ्योरी लेस प्रैक्टिकल। मतलब ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मोर चांसेस जो रहते हैं इस सिनेरियो के रहते हैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस वैल्यूएशन की, तो आप बोल सकते हो मोर प्रैक्टिकल लेस थ्योरी। ठीक है ना। 50 मार्क का है अपना एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 50 मार्क का है बिजनेस वैल्यूएशन। चार चार स्टडी नोट है, यहाँ से हम देख सकते हैं चार स्टडी नोट है। चार स्टडी नोट 50 मार्क के लिए और चार ही स्टडी नोट बिजनेस वैल्यूएशन में है। तो टोटल 8 स्टडी नोट है। आज हम करेंगे अपना पहला स्टडी नोट स्टार्ट। एसपीएम करेंगे हम लोग पहले स्टार्ट कंप्लीट, फिर हम बीवीएम पे आएंगे। पहला हमारा थ्योरी में निकल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिंपल सा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब कि जैसे कि कोई अगर वी हैव एलोकेटेड अ वर्क टू समवन, हमने किसी को काम एलोकेट किया, तो उस काम को हम लोग क्या करेंगे, इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस की, वो परफॉर्मेंस है वो ठीक है या नहीं है। दो छोटे टॉपिक्स हैं, इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं हम। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है कि लगातार चलने वाली, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। जैसे सपोज किसी को काम सौंपा, तो हम उसको क्या करेंगे, जैसे मान लो एक को हमने कोई काम सौंपा करने के लिए, तो कुछ समय के बाद जो काम कंप्लीट हो जाएगा तो रिव्यू करेंगे उसका। अगर कोई लगेगा कि उसमें कुछ अभी भी चैलेंजेस हैं या कुछ कमियां हैं, तो उसको हम लोग ठीक करके उसको, उसकी परफॉर्मेंस को ठीक करेंगे। लिंक टू मिशन एंड गोल्स, लिंक टू मिशन एंड गोल्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिक्वायर मैनेजर टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज एक्टिविटीज एंड आउटपुट आर कन्वर्जेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एसेंचर जेडपीटी, किसी भी कंपनी में जो हम लोग काम करते हैं, तो उसका अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक इंडिविजुअल अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अल्टीमेट गोल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना है। तो सिंपल सी बात है, हर एक एम्प्लॉय की जो एक्टिविटी होती है, चाहे मैनेजर है चाहे मैनेजमेंट है, उनकी एक्टिविटी जो है डायरेक्टली लिंक होती है कि टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन गेन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एडवांटेज, है ना। बिजनेस एडवांटेज का मतलब कि क्या नाम है, सिंपल सी बात है, हर एक चीज में जोमेटो की बात करूं, जोमेटो में कितने, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो कितने सारे आ चुके हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप जो एम्प्लॉय जो है अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉपर देगा, और उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। जो भी उसमें लगता है कि और इंप्रूवमेंट्स हैं तो इंप्रूवमेंट्स करने, उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि यू आर परफॉर्मिंग मोर देन अदर्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देयरफॉर क्रिएट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, है ना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देयरफॉर क्रिएट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ये दो टॉपिक है इसमें ना, ये थ्योरी में क्वेश्चन है, इसके आने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं इस वाले क्वेश्चन के, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं एज अ इम्पोर्टेंट।
परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिंपल सा अगर समझो ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो है किसी कंपनी में पूरे साल काम करता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब सैलरी बढ़ने का टाइम आता है तो उसका यानी साल में एक या जाता है दो बार, लेकिन ज्यादातर देखा गया एक ही बार होता है सैलरी का अप्रेजल। तो ऐसे मान ले पूरे साल भर क्या हुआ, काम हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, उसकी काम को रिवैल्यूएट किया जाता है और सैलरी को, सिंपल सी बात बताऊं, सैलरी को जो है उसकी जब सैलरी जो हम बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब जैसे सपोज मान लो कि हम लोग हर महीने जो काम करते हैं, उस काम को हर महीने जो है उसका मैनेजर जो है वो इवेल्युएट करता है, और उसको लगता है कि कुछ नए चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके काम में कोई और प्रोसेस ऐड करना चाहिए, कुछ भी ऐसा चीज जिसको प्रोसेस को और स्मूथ करे, कोई और इम्प्रूवमेंट करना हो, तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। टॉप डाउन असेसमेंट का मतलब, टॉप मतलब मैनेजर, बॉटम मतलब उसका सबॉर्डिनेट। तो मैनेजर और सबॉर्डिनेट की क्या होती है, आपस में बातें होती हैं इसमें। जॉइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल काम चलता है, मान लो जिसको बोलते हैं मंथ एंड बोलते हैं, मान लो जो काम है वो काम पूरा होने के बाद मैनेजर उसके काम को रिव्यू करेगा और बताएगा कि कोई और इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं। तो एनुअल अप्रेजल मीटिंग मतलब मैक्सिमम जो है साल में एक बार जो है मैनेजर की और जो सबॉर्डिनेट उसकी मीटिंग होती है आपस में। कॉन्टिन्यूस रिव्यू विद वन और मोर फॉर्मल रिव्यूज, कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब हर एक, जैसे कि मतलब हर एक महीने के बाद सबॉर्डिनेट है उसने अपना काम सौंपा, मैनेजर ने उसके काम को रिव्यू किया, कोई चेंजेस है तो चेंजेस बता दिए किस प्रोसेस में। यूज ऑफ रेटिंग्स, क्योंकि इसमें रेटिंग्स का जो है क्योंकि सैलरी बढ़नी होती है इसमें, तो उसकी जो है रेटिंग्स दी जाती है, भाई इतनी रेटिंग्स है मान लो, जो भी कंपनी का वहाँ का क्राइटेरिया है। रेटिंग लेस कॉमन है ना, इसमें तो सिंपल सी इसमें तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा जो है मैनेजर जो बता देता है कि ये काम जो है इसमें और इंप्रूवमेंट बाकी है, ये काम आपका पॉजिटिव है और इस काम में और इंप्रूवमेंट बाकी है। मोनोलिथिक सिस्टम, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, फ्लेक्सिबल मतलब हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मोनोलिथिक का मतलब सिंपल सी बात है कि साल में जो है एक बार होता है, जो बिल्कुल जो है बिल्कुल सिस्टमेटाइज होता है ये वाला। फोकस ऑन क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कि भाई हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम लोग अपने नेक्स्ट ईयर के क्या क्या गोल रखेंगे जिनके लिए हमें नेक्स्ट ईयर जो है वर्क करना पड़ेगा। फोकस ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, ओके, सिंपल सी बात है, मंथली है एम्प्लॉयज के वर्क को किस तरीके से अच्छा और अच्छा किया जा सके, इस पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है। ऑफन लिंक टू पे, सिंपल सी बात है, ये जो है ऑफन लिंक टू पे का सिंपल सी मतलब है कि अल्टीमेट जो है वो सैलरी बढ़ाने से होता है यहाँ पे। लेस लाइकली टू बी डायरेक्टली लिंक टू पेड, इसमें केवल उसकी प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करना शामिल होता है। ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, पहले क्या होता है इसमें जो पेपर वर्क ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहले एचआर से एक फॉर्मेट आएगा मैनेजर के पास, मैनेजर जो अपने सबने सभी सबॉर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो सबॉर्डिनेट है उस फॉर्म को एक फॉर्म होता है एनुअल अप्रेजल का, जो एक फॉर्म होता है KRI जिसे बोलते हैं एक तरीके का, वो फॉर्म एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय भर के मैनेजर को देता है, मैनेजर रिव्यू करता है, आपस में जो है उनकी कॉल होती है, उसमें बात करते हैं कितना तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या, कितना परसेंटेज हाइक का एक्सपेक्टेशन है, एम्प्लॉय अपना बताता है, तो दोनों के बीच नेगोशिएट होता है, जो भी एम्प्लॉय जो अपने अचीवमेंट्स बताता है, इन फ्यूचर उसके इन नेक्स्ट ईयर उनके क्या प्लान्स हैं एम्प्लॉय के, मैनेजर भी नेक्स्ट ईयर के प्लान्स रखता है, उसके रिव्यू करता है। उसके बाद जो है जो भी शीट होती है वो शीट फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के एम्प्लॉय जो है वो दे देता है मैनेजर को, मैनेजर आगे फर्दर सबमिट कर देता है टॉप मैनेजमेंट, और वी कैन आल्सो से दैट यू कैन से दैट द एचआर आल्सो। डॉक्यूमेंटेशन कैप टू अ मिनिमम, डॉक्यूमेंटेशन ना के बराबर ही होता है लगभग, सिंपल सी बात है, इसमें तो सिंपल सी बात है, हर महीने के जो काम है उसको रिव्यू कराया जाता है, जो भी इंप्रूवमेंट्स होती है वो इंप्रूवमेंट्स एरिया बता दिया जाता है। ऑन्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट ज्यादातर इसमें मेनली होता है, ऑन्ड बाय द मैनेजर, इसमें लाइन मैनेजर जो होता है, जो रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, उनकी आपस में बातचीत होती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो है प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग मतलब कि एम्प्लॉय को क्या क्या काम सौंपा जाएगा, टाइमली उसके काम को रिव्यू किया जाएगा, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो एम्प्लॉय को बताए जाएंगे, जहां पर अभी भी और इंप्रूवमेंट करना है एम्प्लॉय को वो भी बताया जाएगा इस प्लानिंग में। प्लानिंग हमने बता दिया है, उसके बाद क्या करेगा एम्प्लॉय जो है उस पर एक्ट करेगा यानी काम करना स्टार्ट करेगा। मैनेजर जो है रिपोर्टिंग मैनेजर काम को रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी बताएगा, और जो भी जहां पर भी अभी लैक कर रहा है, इंप्रूवमेंट एरियाज अभी बाकी हैं, वो पॉइंट्स भी बता देगा। ठीक है ना, सिंपल बात है, एक्ट का अब जो है एम्प्लॉय, पहली बात तो मैनेजर और जो है आपस में प्लानिंग कर ली, उसके बाद सबॉर्डिनेट ने अपनी एक्ट करना स्टार्ट किया, मैनेजर ने टाइमली इसको मॉनिटर यानी रिव्यू किया, यहाँ पर मॉनिटर हो गया, मॉनिटर और रिव्यू करना। अब रिव्यू किया, यहाँ पर रिव्यू करने के बाद जो भी पॉइंट्स हैं वो उसने जो है कैंडिडेट को शेयर कर दिए। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सबसे पहले परफॉर्मेंस प्लानिंग। Performance planning is the first crucial component of any performance management process which form the basis of performance appraisal। इसी के बेस पर हमारा क्या होता है, एनुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस प्लानिंग इज जॉइंटली डन बाय अप्रेजर एंड द रिव्यूअर इन द बिगिनिंग ऑफ अ परफॉर्मेंस सेशन।
जब परफॉर्मेंस का सेशन होता है, मान लीजिए सिंपल सी बात है, जो भी हम मान लीजिए सपोज 2022 का दिसंबर में हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी सैलरी की डिस्कशन कर रहे हैं, कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी हम आपको हाइक देंगे। उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, प्लानिंग हो जाती है, ये काम और एड बैक करने, ये इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, तो वो करता रहता है धीरे धीरे करके। उसका जो लाइन मैनेजर है या रिपोर्टिंग मैनेजर, वो रिव्यू करता रहता है। During this period, the employee decide upon the target and the key performance areas which can be performed over a year within the performance budget. सिंपल सी बात है, एरियाज बता दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय उन पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड, ड्रिल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इतना ज्यादा ध्यान देने जरूरत नहीं, ऊपर के 2-3 पॉइंट जो बहुत है। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग। द अप्रेजल आर नॉर्मली परफॉर्म ट्वाइस इन अ ईयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या तो ये टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर कि कितना बार रिव्यू होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नॉर्मली वी हैव सीन दैट कि एक ही बार होता है साल में, एक बार नॉर्मली दिसंबर में। बाकी टोटली इट विल डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो साल में एक बार ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था, और मोस्टली आई हैव सीन दिसंबर, हमारा दिसंबर में होता था। The appraisal are normally performed twice in a year in an organization in the form of mid reviews and annual reviews. एक mid reviews हो गया यानी 6 monthly और एक 12 monthly यानी annual review, which is held at the end of financial year, जो कि annual review end of financial year mostly December. In this process, appraisal first offer the self filled up ratings। मैंने कहा था ना, एक फॉर्म जो है फॉर्म दिया जाता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय फॉर्म भरता है, सिंपल सी बात है। फॉर्म भरने के बाद वो मैनेजर को देता है, मैनेजर जो है आपस में डिस्कशन करने के बाद एचआर को वापस सबमिट कर देते हैं। Also described his or her achievements over a period of time in quantifiable terms। अपनी जो है एम्प्लॉय जो अपनी अचीवमेंट्स बता देता है। After the self appraisal, the final ratings are provided by the appraiser for the quantifiable and measurable achievement of the employee being appraised। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि उसके बाद जो है दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। वो ये एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, कोई इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है नहीं इसमें। Feedback on the performance followed by personal counseling and performance facilitation। Feedback and counseling is given a lot of importance in the performance management process। This is the stage in which employee acquires awareness from the appraiser about the areas of improvement and also information on whether the employee is contributing the expected levels of performance or not। यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, एम्प्लॉय को जो काम सौंपे गए थे, एम्प्लॉय ने उस काम को पूरा किया है या नहीं किया, रिव्यू किया जाता है। कहीं पर भी अगर लैग कर रहा है तो जो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर है वो उसको क्या करेगा, समझाएगा कि दीज आर द रिव्यू पॉइंट, दीज आर द लैग पॉइंट, यू हैव टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स, एंड इफ यू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स तो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम फ्रॉम दीज पॉइंट्स। सिंपली ये लैंग्वेज। The employee receive an open and a very transparent feedback, and along with this training and development needs of the employee is also identified. The appraiser adopt all possible steps to ensure that employee meets the expected outcome for an organization through effective counseling and guidance। Okay, रिपोर्टिंग मैनेजर की कोशिश रहती है कि एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए ताकि जो उससे एक्सपेक्टेशन मीट की जा रही है वो एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके। रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, फोर्थ पॉइंट क्या है, रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस। This is a very vital component as it will determine the work motivation of an employee. During this stage, an employee is publicly recognized for good performance and is rewarded. This stage is very sensitive for an employee as this may have a direct influence on the self-esteem and achievement orientation. Any contribution duly recognized by an organization. This is a very important component है ये वर्क मोटिवेशन। सिंपली बात है कि एम्प्लॉय मोटिवेट तब रहेगा जब उसको सैलरी का अच्छा खासा हाइक मिलेगा, एनुअली उसकी अप्रेजल जो है अच्छा खासा होगा। ये एक मोटिवेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एवरी एम्प्लॉय यू कैन से दैट वांट टू डिलीवर, यू कैन से गुड, and he is also expecting same from the organization. He at the end of the every year he will receive a good amount of hike. Appraisal, an employee is publicly recognized for good performance and is rewarded। Okay, simply employee you can say that organization expect from employee perform very well। Similarly, organization also expecting from employee that you can similarly employee expecting from the organization pay a good amount annually। Apart from this, organization is also expecting similarly from employee that he perform very well so that organization meet or achieve their goal। This stage is very sensitive for an employee as this may have a direct influence on the self-esteem and achievement orientation।
दोनों के लिए बेनिफिट है, और एम्प्लॉय को एक अच्छा हाइक मिले, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो अगर हर एक एम्प्लॉय अपने काम को टाइमली परफॉर्म करेगा। एनी कंट्रीब्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन sales helps an employee in coping up with the failure successfully and satisfy the need for affection. Any contribution duly recognized by an organization helps an employee. ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है वो हेल्प करे एम्प्लॉय को उसके काम को और इंप्रूवमेंट करने के लिए, और उसको एक अच्छा खासा पे आउट करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। इन दिस स्टेज fresh set goals are established for an employee and new deadline is provided for accomplishing those objectives. Performance improvement plan, कहाँ पर एम्प्लॉय को और इम्प्रूवमेंट करना अभी बाकी है ताकि वो उसके खुद के लिए पर्सनल पर्सनल ग्रोथ भी हो सके। तो नए ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, नए गोल्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, कैसे उन गोल्स को पूरा करना है उसके लिए भी जो है फ्रेमवर्क बनाया जाता है। द एम्प्लॉय डायरेक्टली कम्युनिकेटेड अबाउट द एरिया इन विच एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। एम्प्लॉय को क्लियरली बता दिया जाता है कि ये पॉइंट्स है जिन पर अभी और इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है वो इम्प्रूव करे। स्टिपुलेटेड डेडलाइन दी जाती है उसको। This plan is jointly developed by the appraiser and the appraiser and is mutually approved. सिंपल सी बात है कि अप्रेजर यानी उसका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो बता दिया जाता है भाई ये अभी और इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, which is also beneficial for a personal growth of employee also. Potential appraisal. Potential appraisal forms a basis for both lateral and vertical movement of employees. By implementing the you can say competency mapping and various assessment techniques, potential appraisal is performed. Potential appraisal provides crucial input for succession planning and job rotation. Potential appraisal forms a basis for both lateral and vertical movement of employees. Simple बात है, मतलब अगर सपोज मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो सपोज मान इन फ्यूचर अगर उसको कहीं मूवमेंट भी लेनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर बोलते हैं, तो ट्रांसफर भी ले लिया जाएगा तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अपनी इंप्रूवमेंट करता है टाइमली, वो जो रिपोर्टिंग मैनेजर वर्क एलोकेट करता है उस वर्क को टाइमली वो करता है। By implementing the competency mapping and various assessment techniques, potential appraisal is performed. उसके बाद टॉपिक को उसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं ये वाला टॉपिक देख लेते हैं एक बार। The term financial statement generally refer to three basic statement. If we are talking about the term financial statement, so mostly although we have you can say that so many statement, but mostly three statement: balance sheet, income statement and cash flow statement. Balance sheet में देखा जाता है you can see the financial position of a company at a particular point of time. You can see that the total of assets, total of liabilities, total of equity. Okay, there is a one equation: total asset is equal to total liability plus equity. So three financial statement is majorly including if in examination, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली क्या क्या स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती बहुत सारी हैं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट हो गया, बट सिंपली आप बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट बोलोगी। पहले टाइम में फंड फ्लो भी होता था, बट अब फंड फ्लो का इतना जो है क्रेज है नहीं, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है। सिंपल सी बात है, तीन टर्म बोलते हैं, सिंपल फंडा। इनकम स्टेटमेंट में कितनी इनकम हुई साल के दौरान, कितना एक्सपेंस हुआ साल के दौरान, अल्टीमेट इनकम माइनस एक्सपेंस जो आया, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, इनकम कम है तो लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश का आना और जाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जो हमारा जो मेन ऑपरेशन है उससे कितना इनकम आया, इन्वेस्टिंग अगर हमने असेट्स को बेचा, कितना परचेज किया, कितना असेट को हमने बेचा उसमें कितना में इनकम हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियली कितना हमने लोन लिया है या कितना लोन की पेमेंट करी है, इन्वेस्टिंग कितना डिविडेंड हमें मिला है, कितना हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं लोन की, ये सारा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाता है। बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी इक्विटी है। इनकम स्टेटमेंट कितनी साल में इनकम हुई है, कितने साल में अपने को एक्सपेंस हो रहे हैं, दोनों को मैनेज करने के बाद इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, इनकम कम है तो लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि ऑपरेशन से कितनी हमें इनकम हुई है, कितनी इन्वेस्टिंग से हमारी इनकम हुई है, और वी कैन सी दैट कैश फ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बोथ फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने डिविडेंड का कितना पेमेंट करी है, डिविडेंड में कितना मिला है, इंटरेस्ट हमें कितना पे किया है, हम लोगों ने कितना लोन की रिपेमेंट करी है, कितना लोन और फर्दर हमने लिया है, ये सब बताया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, पहला बैलेंस शीट,
दूसरा इनकम स्टेटमेंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वाला टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट है, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है? वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होती है किन लोगों के लिए? लगभग सभी लोगों के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। किन किन लोगों को इंपैक्ट करता है ये हम पढ़ लेते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या जानना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन या उसके स्टेटमेंट से कि कंपनी जो है उसके पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी क्रेडिटर्स की। बॉन्ड होल्डर्स देखना चाहते हैं कि उनको टाइमली इंटरेस्ट मिले और उनका प्रिंसिपल जो है वो सेफ रहे। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि जो इन्वेस्ट किया उन लोगों ने पैसा उस पर एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, लेकिन मेन उनका जो कंसर्न है जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो डूबे ना कम से कम। Management want to know about whether you can say that our organization is performing well or not. If there is a problem with the, you can say the management, if there is a problem with anyone, so first of all they need to improve the process, you can say that, or resolve the issue as soon as possible. इंटरेस्ट होती है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक है, परफॉर्मेंस हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को हम इवेलुएट कर रहे हैं, अगर कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ठीक ठाक मिल रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के टाइप, दो टाइप के, मटेरियल यूज्ड और मोडस ऑपरेंडी। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस होता है मटेरियल यूज, मोडस ऑपरेंडी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। नाम टेक्निकल लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 11 12 में भी अगर ध्यान से देखें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को। फाइनेंशियल एनालिसिस टू टाइप के हैं, मटेरियल यूज, मोडस ऑपरेंडी। मटेरियल यूज टू टाइप के फर्दर, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। मोडस ऑपरेंडी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा है, मटेरियल यूज को पढ़ते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस एनालिसिस सिंपल सी बात है, जो भी जैसे कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, आउटसाइडर्स को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, इनसे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल मिलती है। This analysis is undertaken by the outsider of the business, namely investors हो गए, है ना, जो आउटसाइडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिट एजेंसीज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, अदर क्रेडिटर्स हो गए, ओके, जिनका इंटरनल रिकॉर्ड पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड रहकर ही डिसीजन लेते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, सपोज मान लीजिए अगर आई वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन से इफ आई वांट टू बाय द स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, so I am not an internal party, so I have to need to do some research on the financial statement which is available, so I can do some research on Reliance, Adani, from wherever, like Zomato, each and everything, HUL. If I need to, I am an external, you can say external party, they mainly use publicized financial statement। तो मुझे भी अगर मान लीजिए अगर मुझे भी अगर कोई डिटेल लेनी होगी तो मुझे भी उनके पब्लिक, अगर मान लीजिए मैं रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दूंगा, उस पर ही तो मेरा कंट्रोल है। इंटरनल तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इंटरनल एनालिसिस का मतलब हो गया जो अंदर का मैनेजमेंट हो गया। द एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय पर्सन, नेमली एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बाय ऑफिसर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनली, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो गया। दिस एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय द पर्सन, नेमली एग्जीक्यूटिव्स, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, ऑफिसर्स अपॉइंट किया है जो गवर्नमेंट ने मान लीजिए या कोर्ट ने, मेनली जो जिनका इंटरनली कंट्रोल रहता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोडस ऑपरेंडी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल, नाम जो टेक्निकल है बट मतलब वैसा है कुछ नहीं इसके अंदर कॉन्सेप्ट में। कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज। इसमें क्या होता है, हम 4 5 6 7 8 सालों की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं। The current year figure are compared with the standard or base year and changes are shown usually in the form of percentage। सिंपली बात है, मान लीजिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन सालों का हम लोग क्या देखते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। हम देखते हैं कि एनुअली जो है, मान लीजिए सेल का हम देखते हैं कि एनुअली सेल में 5% का बढ़ोतरी हो रही है, सैलरी में खर्चों में इतने % का बढ़ोतरी हो रही है, इक्विटी में इतने % का बढ़ोतरी हो रही है।
तो नेक्स्ट ईयर का अगर हमें कोई डेटा लेना है या हम लोग अगर बजट बनाएंगे तो उतना उतना इम्पैक्ट दे देंगे हम लोग 5%। मान लीजिए 2022 की 2022 का अगर जो सेल थी मान लीजिए 10 लाख थी, उसमें हम 5% और बढ़ा के 2023 की बजटेड सेल बना लेंगे। तो ये होगा इसमें 7-8 साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उनको एनालाइज करेंगे, किसी एक ईयर को हम बेस ईयर ले लेंगे, उसके मतलब जो भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर का हमें बजटेड डेटा बनाना है तो उसका जो है उतनी परसेंटेज का हम लोग उस पर इम्पैक्ट देके नेक्स्ट ईयर का बजट बना सकते हैं। This analysis helps the management to have an insight into levels and areas of strength and weakness. This analysis also helps to management to know about the strength and weakness of the organization. This analysis is also called as horizontal analysis का नाम और है dynamic analysis. Okay, as it is based on the data from previous years. That is why it is called as dynamic analysis. नॉर्मली इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हम लोग सिंपली बात है पिछले 7-8 साल या जो भी 4-5 साल भी चलेगा का ईयर्स का डेटा लेंगे, देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वही किसी एक भी ईयर को हम जो है बेस ईयर ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी परसेंटेज का चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस हम लोग ले लेंगे। Vertical analysis. In this type of analysis, study is made of quantifiable relationship of the various items of financial statement a particular date. In this type of analysis, study is made of quantifiable relationship of the various item of financial statement. यहाँ पर हम लोग क्या है वेरियस जो है लाइन आइटम्स होते हैं उनको देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। This analysis is useful in comparing the performance of several companies in the same group। और सिंपल सी बात है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो भी डिफरेंट कंपनीज होती है उस पर हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। This analysis is not much helpful if in the proper analysis of a financial position because it depend on the data from one period। ओके हम लोग क्या किसी एक पीरियड का डेटा देखते हैं इसलिए जो हेल्पफुल ज्यादा नहीं होता, लेकिन हम लोग 5-6 कंपनी का देखते हैं, मतलब उसी इंडस्ट्री की सिमिलर कंपनी का। This analysis is also called the static analysis as it is based on the data from one date or from one accounting period। टेक्निक्स टूल्स फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। वेरियस टूल्स हैं। रेशियो एनालिसिस, हम रेशियोज देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके कॉम्पिटिटर का भी देख सकते हैं हम लोग। कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या देखते हैं हम लोग, अब ये देखना, मान लीजिए जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गया, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे होगा, मान लीजिए आप पे इनकम स्टेटमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे सेल को ना बेस ईयर ले लेंगे। अब हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो सेल की अगर परसेंटेज निकालनी है तो सेल को ना बेस ईयर मान लेंगे हम। ये जगह मान ली बेस हो गया हमारा, ये पढ़ा भी हमने 11th-12th में। 73,134 डिवाइड में 73,134 इंटू में 100 हमारी 100% आ जाएगी। इसका निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 44,221 डिवाइड में 70,134 इंटू में 100। सिमिलर 25,913 डिवाइड में 70,134 इंटू में 100, तो परसेंटेज आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से दैट एंड एडमिन एक्सपेंस 13,531 डिवाइड में 70,134 इंटू में 100, तो ये मेरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। सिमिलरली ऑपरेटिंग इनकम का भी ऐसे 12,382 डिवाइड में 70,134, इंटरेस्ट 2,862 डिवाइड में 70,134, 3,766 डिवाइड में 70,134 इंटू में 100, 5,754 डिवाइड में 70,134 इंटू में 100। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें हम लोग परसेंटेज लेंगे, कैसे लेंगे, टोटल असेट्स को बेस लेंगे, इस वाले में टोटल लायबिलिटीज को बेस लेंगे। सिमिलर है वैसे टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। कैश डिवाइड में दिस डिवाइड में दिस डिवाइड में दिस इनटू में 100, दिस डिवाइड में दिस इनटू में 100। मतलब अगर हमें कैश का निकालना है तो 60 डिवाइड में 39,985 इंटू में 100, 14,378 डिवाइड में 39,985 इंटू में 100, 17,186 इंटू में 17,136 डिवाइड में 39,985 इंटू में 100, 37,543 डिवाइड में 39,985 इंटू में 100। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। Comparison between companies cross-sectional analysis. Common size financial statement can be used to compare the multiple companies at the same point in time। कई बार क्या होता है जो भी सिंपल कई कंपनीज होती हैं सिमिलर इंडस्ट्री की, उनकी आपस में हम कंपैरिजन करते हैं।
A common size analysis is especially useful when comparing companies of different size. Different size की जो कंपनी होती है उनको हम आपस में क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं. It often is insightful to compare a firm to best performing firm in the industry. सिंपल सी बात है, जो भी इंडस्ट्री की बेस्ट होती है उससे कंपैरिजन करते हैं. A firm also can be compared to its industry as a whole. The compared सिंपली इसमें कंपेयर करते हैं. जो भी अगर इंप्रूवमेंट के एरियाज लगते हैं हमें उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ होती है उस पर तो चलते जाते हैं. डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में भी यूज बाय, इसकी लिमिटेशन क्या है कि हम लोग भले ही किसी एक कंपनी की दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करते हैं, बट it is also not feasible to compare one organization. Okay, every organization has a different aspect, different management, but although we can you can see that we can do comparison, and you can see that if there is a lack of improvement, so we can necessarily take the action. Different accounting policy may be used by different firms. कंपैरिजन करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेजमेंट अलग है, उनके पास फंड अलग है, रिसोर्स अलग है, तो इट इज नॉट इजी टू और गुड आल्सो टू कंपेयर. डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट फॉर्म्स होती है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, टाइम होती है. एडजस्टमेंट शुड बी मैड, एडजस्टमेंट हमें मैड करनी चाहिए. डिफरेंट फॉर्म में यूज डिफरेंट अकाउंटिंग कैलेंडर, सो द अकाउंटिंग पीरियड मे नॉट बी डायरेक्टली कंपेरेबल. अगर कोई मान लीजिए कोई अप्रैल से मार्च का कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, कोई कैलेंडर ईयर यूज करती है जैन टू दिसंबर, so it is also not feasible to compare these organizations. Trend analysis last point है for this particular lecture. Trend analysis indicate changes in item or a group of item over a period of time and helps to draw the conclusion regarding the changes in data. In this technique a base year is chosen. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी एक ईयर को बेस ईयर बोल देते हैं. मान लीजिए मैंने अभी दिखाया था ना 2012 का डेटा, 13 का डेटा, टू अप टू 20 का डेटा. किसी एक ईयर को हम बेस मान लेते हैं, और अगर हम किसी भी ईयर का अगर परसेंटेज निकालना है, तो मान लीजिए इसकी 100 थी, 120 मान लीजिए सेल थी, इसका मान लीजिए 100 थी, तो कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, 120 डिवाइड में 100 इंटू में 100, सो दिस डिवाइड में दिस 120. मान लीजिए 2021 का डेटा जो था यहाँ पे था 80, तो 80 डिवाइड में बेस ईयर क्या 100 इंटू में 100, ये जाएगा अपना 80. इस तरीके से निकालना है. इस टेक्निक में ट्रेंड एनालिसिस 11th में भी करा, अगर आप नोटिस करें तो. इन दिस टेक्निक अ बेस 11th की अकाउंटिंग में क्या है ध्यान रखना, इन दिस टेक्निक अ बेस ईयर इज चूजन. बेस ईयर को चूज कर लेते हैं, जैसे मैंने माना 2012 को चूज कर लिया. अमाउंट ऑफ आइटम फॉर दैट ईयर इज टेकन एज अ 100 फॉर दैट ईयर, इसको हम 100 कंसीडर कर लेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडेक्स नंबर, इसको हमने कॉमन ले लिया. फॉर अदर ईयर कैलकुलेटेड इट शोज द डायरेक्शन इन कंसर्न इज गोइंग. ओके, फिर हम डायरेक्शन देख लेते हैं कितनी परसेंटेज का हाइक हो रहा है. ट्रेंड एनालिसिस में मान लीजिए 12, 13 अप टू 2022 तक का डेटा दिया हुआ है. मान लीजिए इसको हमने बेस ले लिया, 100 मान लिया मान लीजिए, तो उसका जो डेटा जो भी इस ईयर के डेटा होगा दिस डिवाइड बाय 100 इंटू में 100, तो वो परसेंटेज हम लोग ले लेंगे. फिर देख लेंगे हम कंपैरिजन कर लेंगे कितना जो है इंक्रीज हो रहा है. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ट्रेंड एनालिसिस, comparable comparison between companies, which is also known as cross sectional analysis. कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, जिसमें हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देखा, और कॉमन साइज बैलेंस शीट देखा हम लोगों ने. रेशियो एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस देखा हमने. सिंपल सा देखा हमने, फाइनेंशियल एनालिसिस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, मटेरियल यूज, मोडस ऑपरेंडी. मटेरियल यूज को हमने दो भागों में, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस. मोडस ऑपरेंडी को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस. ये सब पार्टीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की बारे में जानकारी लेने के लिए इंटरेस्ट होती है. क्रेडिटर्स हो गए, बॉन्ड होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस में ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है. वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, मेनली तीन चीजें ज्यादा आती हैं काम, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो देखेंगे. हाउ इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. लास्ट ईयर और पिछले सालों में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की कैसी रही. ये 5 पॉइंट्स है हमारे. इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय जस्ट पर एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद मॉनिटर किया जाएगा उसको और रिव्यू किया जाएगा और कुछ सजेशन दिए जाएंगे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं
और क्या क्या पॉइंट्स है जहां पर अभी इसको और इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, सिंपल अगर वर्ड में बोलूँ, साल में जब एक बार सैलरी बढ़ती है तो क्या मैनेजर और उसके एम्प्लॉय के बीच आपस में डिस्कस होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब एम्प्लॉय और जो मैनेजर है मंथली काम, जो मंथली उनकी एक्टिविटीज होती है वो फाइनल होने के बाद हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। बस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक बार काम होने के बाद दोबारा नेक्स्ट ईयर उस पर काम किया जाता है और हर बार इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है। लिंक टू मिशन एंड गोल्स, हर एक एम्प्लॉय का जो काम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अल्टीमेट जो उसका गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। So this is today we have do our first lecture of study note number 1, conceptual framework of performance management. Basic से concept से आज के इस लेक्चर को I'll you can see that finish this now. बाकी के लेक्चर जो है अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो करा एक बार पढ़ लेना, कोई पॉइंट्स में डाउट हो तो यू कैन आस्क, और वी विल स्टार्ट from next supply chain management will start from next lecture. So this is all about from my side in this lecture. You have any doubt so you can ask, definitely I'll help you. So from my side that's all about in this video and in this lecture. Bye guys.